नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज भवानीपुर बंगाल उपचुनाव की वोटों की गिनती हो गई और वहाँ ममता दीदी बड़ी भारी बहुमत से जीत गई है। और सिर्फ जीत गई है ऐसी बात नहीं है, बीजेपी की वहाँ की जो कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी प्रियंका तिब्रेवाल, इन्होंने भी ग्रेसफुली अपना ही हार मान ली है और जोर शोर से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सब जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, इन्होंने नाचना शुरू किया, महोत्सव शुरू किया। ठीक है, त्यौहार शुरू किया तो बात गलत नहीं है, उनकी जीत हुई है तो उन्होंने नाचना जरूर चाहिए। लेकिन क्या हम इसको जीत मान सकते हैं? राजनीति में एक बात होती है, जो जीत दिखाई देती है वो जीत होती भी है या नहीं, ये सोचना ज़रूरी होता है। आज के लिए लोगों के सामने हम जोर शोर से बोल सकते हैं कि हम जीत गए। देखो, महाराष्ट्र में हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी बन गई, लेकिन उसके पहले चुनाव के रिजल्ट आए थे। तो चुनाव के रिजल्ट आए तब महायुति जो थी, शिवसेना और बीजेपी मिलकर, वो जीत गई थी, उसको बहुमत मिला था। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि शिवसेना महायुति से टूटी और दोनों हारे हुए जो कांग्रेस पार्टियां थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनसे जाकर शिवसेना ने हाथ मिलाया और महाविकास आघाड़ी बन गई। तो इसीलिए राजनीति में हमको जो आज जीत दिखाई देती है वो कल के लिए वो जीत होती है ऐसा नहीं है। बहुत बारीकी से सोचना पड़ता है और यही मैं मानता हूं कि आज ममता ने भवानीपुर सीट जीत ली है। लेकिन क्या ये जीत परमानेंट है? अगर होती तो ममता दीदी कभी जीत ही नहीं पाती। इस ढंग से अगर कोई जीतता है और उसको हम जीत मान लेते हैं, या तो अपोजिशन को या बीजेपी को लोगों ने नकारा, ऐसी जो बात कहना शुरू हो गया, वो मुझे अजीब लगा। क्योंकि बिल्कुल इसी ढंग से 2006 में और 2001 में जो चुनाव हुए थे, उस वक्त भी यही बताया गया था कि बंगाल ने ममता दीदी की राजनीति या पॉलिटिक्स नकारी है, रिजेक्ट की है, ये बोला गया था 2001, 20 साल पहले, फिर 15 साल पहले। आपको याद होगा कि 2001 में ममता दीदी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा था, 2006 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लड़ा था। वो एनडीए में जाती थी, आती थी, मिनिस्टर बनती थी, छोड़कर आती थी, महाजोट बनाती थी, और कितनी बार हार देखी है ममता ने, कितनी बार। आपको याद होगा 1999 में, 99 में जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उनके 8 एमपी चुनकर आए थे। उसमें से 2 लोगों को वाजपेयी ने मिनिस्टर बनाया था, अजीत पांड्या थे और ममता दीदी थी। लेकिन जब आगे ममता दीदी ने बीजेपी का हाथ छोड़ा तो अजीत पांड्या गुस्से में आ गए थे, वो ममता दीदी से अलग हुए थे। तो ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। ममता दीदी खड़ी भी हुई तो बीजेपी से हाथ मिलाकर खड़ी हो गई। जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और खुद अपनी पार्टी से जब अलग चुनाव लड़ा तब बीजेपी के साथ थी। और उस वक्त तो बंगाल में बीजेपी थी ही नहीं, एक एमपी या एक एमएलए भी चुनकर नहीं आता था। वहाँ से बीजेपी ने शुरुआत की थी। और आज ममता दीदी ने किसको हराया है? ममता दीदी ने मेन अपोजिशन करके बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। तो हारा कौन, ये देखना पड़ेगा ना, हारा कौन। 2004 में ममता दीदी कांग्रेस के साथ गई और उनको बड़ी भारी सक्सेस मिली थी। और 2004 में भी नहीं, 2004 में ममता दीदी की बुरी हार हो गई थी, परास्त हो गई थी। उस वक्त लेफ्ट फ्रंट जीत गई थी
बड़ी तादाद में लेफ्ट फ्रंट जीत गई थी, और उसके बाद लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से ही सोनिया गांधी ने यूपीए बनाई और 10 साल के लिए यूपीए देश पर राज करती थी। और ममता दीदी इतनी बुरी तरह से हार गई थी कि 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता दीदी के लिए खुद की सीट छोड़कर और कोई पार्टी का नुमाइंदा चुनकर नहीं आया था। आज से ठीक मान लो 18 साल 17 साल पुरानी बात है। तो ये तो चलता रहता है। हम किसी भी बात को पॉलिटिक्स में अंतिम विजय या अंतिम हार नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो 2004 में जिस पार्टी की अकेली एमपी ममता बनर्जी चुनकर आई थी, वही ममता दीदी 2009 में यानी 5 साल बाद बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और लेफ्ट फ्रंट हार गई थी। इतना ही नहीं, 2006 में जब बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। उनको 50-60 ऐसी कुछ सीटें मिली थी। जितनी की आज बीजेपी को विधानसभा में सीटें मिली है, उससे भी कम सीटें ममता की तृणमूल पार्टी को मिली थी। और बड़ी भारी संख्या में, बड़े भारी बहुमत से लेफ्ट फ्रंट जीत गई थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य चीफ मिनिस्टर बने थे, 2006 की बात है। और 2011 में क्या हो गया? और 2011 में लेफ्ट फ्रंट बुरी तरह से हार गई, उनका बहुमत तो चला गया और कांग्रेस और तृणमूल मिलकर बड़ी ताकत से चुनकर आए और उस गठबंधन को इतना सक्सेस मिला था कि अकेले तृणमूल को अपना ही बहुमत मिल गया। कांग्रेस हट गई, फिर भी ममता दीदी अपनी सरकार चला पाई थी। तो ये होता रहता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में, ये होता रहता है। तो 2004 हो, 2006 हो, 2009 हो, 2011 हो, बीजेपी की ताकत ही क्या थी? 10 साल पहले, 15 साल पहले बंगाल में बीजेपी थी कहाँ? यूपीए बनी 2004 में। तब ये बार बार सब ये जो बड़े बड़े पत्रकार है, राजदीप सरदेसाई या बरखा दत्त या जो कोई बड़े एंकर है, वो वाजपेयी या प्रमोद महाजन थे, उनसे पूछते थे कि बंगाल में आपकी ताकत क्या है, तमिलनाडु में आपकी ताकत क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। उसी बंगाल में आज बीजेपी 2 नंबर की पार्टी है और ममता दीदी ने जिस कैंडिडेट को हराया है वो बीजेपी का कैंडिडेट है। ठीक है, ममता दीदी को 90,000 से कुछ कम वोट मिले, ठीक है, 88,000 89,000 कुछ मिले, लेकिन 2 नंबर का जो कैंडिडेट है वो बीजेपी का है। और ये आसान बात नहीं है। इसमें और एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि पिछले मार्च अप्रैल मई में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें नंदीग्राम से ममता दीदी हार गई थी, उस विजय के बाद बंगाल में जो हिंसा का माहौल खड़ा कर दिया गया, जिसकी अभी इंक्वायरी चालू है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसकी केसेस चालू है, बहुत सारे मामले सामने आ गए और इतनी हिंसा, इतना वायलेंस हो गया, फिर भी अगर भवानीपुर में 26-28 हजार से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट देते हैं तो ममता दीदी हार गई है। क्योंकि उन्होंने जो खौफ पैदा किया, जो डर पैदा किया लोगों के दिल में, अगर हमारी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो ममता दीदी के घर में, भवानीपुर ये तो उनका घर, होम टाउन माना जाता है, वो रहती है वहाँ से चुनकर आई बार बार। तो वहाँ भी अगर 26-28 हजार लोग आज भी बिना डर के बीजेपी को वोट देने के लिए घर से बाहर निकले तो ये ममता दीदी की जीत नहीं हो सकती। वो उस 28 हजार लोगों की जीत है कि वो कहकर सामने आ गए और खड़े होकर बोल रहे हम आपकी वायलेंस से, हिंसा से नहीं डरे हैं, आज भी हम आपके खिलाफ वोट करेंगे।
ये जो हिम्मत है ना दोस्तों, ये हिम्मत ही चुनाव में बड़ा उलटफेर कर देती है। अगर 34 साल से बंगाल में लेफ्ट फ्रंट जीत रही थी तो वो वायलेंस के ताकत पर जीत रही थी, और आहिस्ते आहिस्ते उस डर से लोग निकल गए और ममता के साथ आ गए, इसलिए ममता जीत चुकी। 2011 में ममता बनर्जी जीत गई तो उनको भी उसी वायलेंस से जाना पड़ा था जिस दौर से आज बीजेपी के समर्थक और वोटर जा रहे हैं। वही वायलेंस था लेफ्ट फ्रंट का, किसी को वोटिंग नहीं करने देते थे। 2011 में सबसे बड़ी बात अगर हो गई तो ये 8 दौर का 7 दौर का जो वोटिंग शुरू हो गया वो 2011 में हुआ था, और वायलेंस करने के लिए लेफ्ट फ्रंट के पास कोई जरिया नहीं बचा था, इसलिए ममता दीदी जीत गई थी। लेकिन उसके बाद खुद ममता दीदी ने अपने ही पार्टी से इतना बड़ा वायलेंस शुरू कर दिया कि उसके सामने लेफ्ट फ्रंट भी खड़ी नहीं हो पाई, कांग्रेस भी खत्म हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो वो सब लोग जो डरे हुए थे वायलेंस से, जो लेफ्ट फ्रंट से डरे हुए थे वायलेंस से, वो ममता के पास आ गए। लेकिन ममता भी उसी ढंग से चलने लगी तो वो डरे हुए लोग और गुस्सा हुए लोग सब के सब पोलराइज होकर बीजेपी के पीछे आ गए थे। इसलिए बीजेपी ने लोकसभा में 18 सीटें जीती थी और विधानसभा में उन्होंने 70 से ज़्यादा, कुछ 77 सीटें जीत ली। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के लोग या बीजेपी के भी चुनकर आए लोग वापस टीएमसी में चले गए, या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी टीएमसी में चले जा रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा ही एक परिणाम होता है कि जिनको टीएमसी का वायलेंस मंजूर नहीं है, जिनको टीएमसी से लड़ना है, उनके लिए अब एक ही चारा बचा है, एक ही जरिया बचा है, उसका नाम बीजेपी है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है आज हारा कौन, आज जीता कौन, इसके परे जाकर राजनीति अगर समझनी है तो इसके परे जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि उभरने वाली पार्टी कौन सी है। ममता दीदी तो एस्टेब्लिश पार्टी है, 2001 हो, 2006 हो, 2011 हो, जो पार्टी वहाँ एस्टेब्लिश पार्टी थी वो तो लेफ्ट फ्रंट थी। लेकिन हर चुनाव में मार खाते खाते, वायलेंस हजम करते करते ममता दीदी 2011 में जीत गई है। तो बीजेपी डरी तो नहीं है, उन्होंने ममता के सामने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, और ये वही प्रियंका टिबरेवाल है जिन्होंने ममता दीदी का एक कुछ मेमे बनाया था और उसके लिए उनको ममता ने उठाकर जेल में डाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली थी। वही प्रियंका टिबरेवाल है जो आज भवानीपुर में ममता दीदी के सामने खड़े होकर लड़ गई है। तो ये लड़ने का सिलसिला जब होता है वो हमेशा जीत की तरफ ले जाता है, और ममता दीदी बचाव के पोजीशन में थी। देखिए, जब आपकी ताकत होती है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बारामती, जहाँ पवार फैमिली के खिलाफ कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करता और लड़ता है तो बिना वायलेंस के भी उसका डिपॉजिट चला जाता है, कोई लड़ नहीं पाता। इतना उन्होंने अपना ताकत जमा रखी है, उनको गुंडागर्दी नहीं करनी पड़ती। उन्होंने अपने वोटर्स को इतना खुश रखा है कि पवार साहब तो क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद बारामती जाते भी नहीं थे, फिर भी झूम कर आते थे। हमने पिछले चुनाव में वाराणसी में देखा, मोदी जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और एक दिन के लिए भी उस दिन गए, उसके बाद गए नहीं, उसके पहले भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, फिर भी वाराणसी से जीत गए थे। क्या ममता दीदी भवानीपुर में इस ढंग से जीत पाई है? क्या नंदीग्राम में शिवेंदु अधिकारी के सामने जो ममता हारी, उस वक्त तो पूरे के पूरे 1 महीने वही का वही थी, फिर भी हार गई। इसको जीत नहीं कहते। आपको याद होगा 2014 में बड़ौदा और वाराणसी से मोदी जी लड़े थे, लेकिन बड़ौदा में उन्होंने एक दिन भी प्रचार नहीं किया था और फिर भी चुनकर आए थे।
14 में तो आए, लेकिन वाराणसी में 2019 के लिए मोदी जी को प्रचार तक नहीं करना पड़ा। तो ममता की जो भवानीपुर की जीत है वो हमें उस फुटपट्टी से समझनी पड़ेगी, इस नाप से लेनी पड़ेगी कि क्या असल में जीत गई है ममता। क्यों बोला गया कि आप मुख्यमंत्री को रखना है तो ममता को जिताओ, ये तो यहां तक बोला गया ना। बात यह कि ये चुनाव का एक सिग्नल है, ममता के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी। अगर लड़ोगे तो जीतोगे, ये लोगों ने बीजेपी को बताया और ममता को भी बताया। तुम कितना भी डरा लो, कितना भी वायलेंस करो, कुछ लोग तो बचेंगे जो आखिर तक लड़ेंगे और जीत पाएंगे। जैसे तुमने 15 साल से लड़ते लड़ते, 10-12 साल से लड़ते लड़ते आखिर बंगला जीता था, तो बीजेपी भी जीत सकती है और हम उसको जिताएंगे। यही वो 26,000 से ज़्यादा वोटर ममता दीदी को बता रहे हैं। हमें ये समझना जरूरी था। अगर राजनीति समझनी है तो आज 1 सीट है या 40 सीटें जीतता है कोई, उस पर पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती, क्योंकि हर 4 साल 5 साल चुनाव आते रहते हैं। और आज जीतो तो फिर जीतना है, ये समझकर राजनीति करनी पड़ती है। क्या ममता वो कर रही है? देखेंगे, हम देखेंगे। लेकिन इस चुनाव का जो नतीजा आया है उसका मतलब यही है कि बीजेपी राइट ट्रैक पर है। और जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे, अगर बीजेपी डटकर खड़ी रहे तो बंगाल में ममता के खिलाफ जो कोई वोट करना चाहता है उसको बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा। जैसे लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ सब के सब वोटर पोलराइज होते गए, ममता के पीछे आते गए, तो मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने ये उपचुनाव जीत लिया है, लेकिन बीजेपी हारी नहीं है, क्योंकि जीतने वालों को बार बार हारना ही पड़ता है, तब जाके आखिर में जीत मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।